बिहार के भागलपुर में गरजे पीएम मोदी, कहा जेपी और कर्पूरी को तिलांजलि देने वालों को बिहार की जनता देगी श्रद्धांजलि। 25 साल बाद बिहार के लिए वोट करने की अपील। मोदी के तिलांजलि वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा प्रधानमंत्री कर गए श्रद्धांजलि सभा। सामने आए शीना के पिता सिद्धार्थ दास, कहा आरोप साबित होने पर इंद्राणी को मिले मौत की सजा। अफसरों को केजरी सरकार का नया फरमान, एमपी और एमएलए को खुद रिसीव करो और उसे छोड़ने जाओ। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर। आर्मी चीफ सुहाग का बड़ा बयान, सरहद पर कभी भी हो सकती है छोटी लड़ाई, रहना होगा तैयार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मदरसों में फहराए तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 20 लोगों की मौत, कई घायल। लखनऊ में नौकरी मांगने आए लोगों पर पुलिस ने जमकर चलाई लाठी, कई घायल, गुस्साए भीड़ ने फूंकी गाड़ियां। मणिपुर हिंसा में 6 लोगों की मौत, कई घायल, चूरचांदपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। और शेयर बाजार में मंगल का दिन रहा अमंगल, सेंसेक्स 700 पॉइंट गिरा। कोलंबो जीतकर कोहली सेना ने रचा विराट इतिहास, 22 साल बाद श्रीलंका में जीती सीरीज, आर अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज, पीएम मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। भागलपुर में परिवर्तन रैली के मंच से पीएम मोदी ने बिहार के विकास की नई इबारत लिखने का भरोसा दिया। मोदी ने कहा कि 25 साल के जिन लोगों ने बिहार पर राज किया, उन्हें अपनी कामकाज का हिसाब देना चाहिए। साथ ही मोदी ने लोगों को भरोसा दिया कि वो 2019 में फिर आएंगे और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देंगे। 25 साल के बाद पहली बार बिहार की जनता जनार्दन विधानसभा में विकास के लिए वोट करने का संकल्प कर चुकी है और विकास के लिए सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है। मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा और जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है, पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक, और आज भागलपुर ने सारे विक्रम तोड़ दिए, सारे रैलियों के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। सबका एक ही कार्यक्रम था, मोदी 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 मोदी। मैं सोच रहा था कि एनडीए की सभाओं में या विदेशों में नौजवान तो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन मैं हैरान था ये भी मोदी 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 कर रहे थे। इतना ही नहीं, भागलपुर में परिवर्तन रैली में पीएम मोदी ने बिहार की जनता को तिलांजलि का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि यह वक्त की मांग है कि विकास विरोधियों को तिलांजलि दे दी जाए। कभी बिहार के मैनचेस्टर और सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में उमड़े जन सैलाब को देखकर पीएम गदगद हो गए। उन्होंने बिहार को नई सुबह की सौगात देने का वादा किया। पीएम ने कहा कि पिछले 25 सालों से बिहार जिन नेताओं के हवाले है, वे सभी संपूर्ण क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के अगुवा जेपी, लोहिया और कर्पूरी के चेले हैं। लेकिन सोचकर दुख होता है कि जिनकी उंगली पकड़कर इन नेताओं ने सियासत का ककहरा सीखा, सत्ता की भूख में उन सिद्धांतों को ही तिलांजलि दे डाली। उस सभा में राम मनोहर लोहिया जी को तिलांजलि दी गई। उस सभा में जय प्रकाश नारायण जी को तिलांजलि दे दी गई। उस सभा में
कर्पूरी ठाकुर को तिलांजलि दे गई भैया। पीएम ने कहा कि राम मनोहर लोहिया और उनके सभी चेले देश को बचाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन स्वार्थ की खातिर उन्हीं के चेले गांधी मैदान में कांग्रेस के साथ बैठे नजर आए। लेकिन उन्हीं के चेले सत्ता स्वार्थ के लिए, सत्ता की भूख के लिए राम मनोहर लोहिया जी को छोड़ करके परसों गांधी मैदान में उन लोगों के साथ बैठे थे जिनका राम मनोहर लोहिया जी ने जीवन भर विरोध किया था। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जेपी, लोहिया और कर्पूरी को तिलांजलि दी, चुनाव में उनके खिलाफ वोट डालकर बिहार के लोग इन्हें तिलांजलि देंगे। जिन्होंने जयप्रकाश की तिलांजलि की, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी की तिलांजलि की, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की तिलांजलि की, उनकी तिलांजलि आप करोगे? करोगे? पक्का करोगे? चुनाव में बटन दबा करके अब इनकी तिलांजलि करने का समय वक्त आ गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, पीएम मोदी के विरोधियों को भी इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि भागलपुर की रैली में वो कथित सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की दुखती रग को छू देंगे, लेकिन पीएम ने आज इतिहास भूगोल एक करके रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर पीएम मोदी ने भागलपुर में से सीएम नीतीश पर सवाल उठाया तो राजधानी पटना से सीएम नीतीश कुमार ने एक एक कर जवाब दिया। साथ ही पीएम से यह सवाल भी पूछा कि वो 5 साल के बाद क्यों हिसाब देंगे। बिहार की जनता ने जब से हमको काम सौंपा है तब से हम प्रत्येक साल रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, हर साल। और इस साल पूरे अपने दोनों कार्यकाल का मिलाकर समेकित रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत कर दिया। हम तो हर साल जारी करते हैं। आपका 15 महीना हो गया, 1 साल का तो जारी कर देते। हमने 15 अगस्त 2012 को क्या कहा था? बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और अगर सुधार नहीं ला पाएंगे तो 2015 में वोट मांगने नहीं जाएंगे। और बिजली की स्थिति में सुधार ला दिया, सबको दिखाई पड़ रहा। मंच पर पहली बार देखे किसी का नाम ही नहीं लिए प्रधानमंत्री। असल आलोचना के लिए कुछ था नहीं उनके पास। पिच बढ़ा देने से बात में दम नहीं आता। अब रिपोर्ट कार्ड आप क्या रखिएगा? आप तो कह रहे हैं 5 साल में रखिएगा। अभी का क्या खस्ता हाल है। अप्रैल जून 2014 में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ था 2.6% कंट्री का, घट के हो गया 1.9%। प्रधानमंत्री जी 2.6 था लास्ट ईयर अप्रैल जून में। इस बार 2015 के अप्रैल जून के बीच में हो गया घट करके 1.9%। भागलपुर से पीएम मोदी ने महागठबंधन पर सवाल दागा तो महागठबंधन के सभी घटक दल तिलमिला गए और एक साथ पीएम पर पलटवार किया है। प्रथम तो रेस्पॉन्स आरजेडी का है कि आज हमारे प्रधानमंत्री बहुत हताश और हारे हुए दिख रहे थे मुझे, क्योंकि जो तेवर उन्होंने पिछले 3 रैलियों में दिखाने की कोशिश की, आज वो तेवर न जाने कहां घूम गया। दूसरा, सांख्यिकी आंकड़ों को लेकर के जो भी कोई भी एडवाइस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, वो बहुत बेहतर एडवाइस नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप नंबर्स को इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि इतना बताया तो फिर इतना कहां गया, और उस तरह की ओछी टिप्पणी जो आपने चारे का जिक्र करके किया, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं। अगर पटना की सभा जनता दल यू और उनके साथियों की तिलांजलि सभा थी तो ये भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धांजलि सभा है, और इसके बाद पराजय होगी भारतीय जनता पार्टी की, और फिर वो गया में जो है वो अंतिम संस्कार होगा। इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री से हम लोग उम्मीद नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज काफी गुस्से में लगे, इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ भी बोला
उसमें कोई तसलसल, उसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी उनकी तकरीर इधर भाग रही थी, कभी उनकी तकरीर उधर भाग रही थी। तो आज मैंने पहली बार प्रधानमंत्री को कुछ हताश पाया। मुझे लगता है बिहार का बुखार उनको कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। तो चुनाव के मद्देनजर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहरहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे शीना मर्डर केस की। शीना मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगे है जिससे पता चलता है कि मर्डर के बाद भी शीना का फोन चालू था, उस पर बात हो रही थी, शीना के अकाउंट से मेल भेजे जा रहे थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या शीना मरने के बाद भी अपनी डायरी मेंटेन कर रही थी? मुर्दे ने फोन किया, मुर्दे ने मैसेज किया, मुर्दे ने ईमेल किया, मुर्दे की कंप्लीट डायरी। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी के बनाए इंद्रजाल में मुंबई पुलिस उलझ कर रह गई है। मुंबई पुलिस का दावा है कि शीना बोरा की हत्या हो चुकी है और इसके पक्ष में पुलिस के पास इंद्राणी के ड्राइवर और इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना के इकबालिया बयान भी है। लेकिन ऐसा है तो फिर कई सवाल उठते हैं। मसलन अगर शीना मर चुकी है तो फिर शीना ने फोन रिसीव कैसे किया, शीना ने मैसेज कैसे किया, शीना ने कैसे ईमेल किया? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस दिन रात एक किए हुए है और किसी भी कीमत पर एक मुर्दे की डायरी कंप्लीट करने में लगी हुई है। आइए आपको बताते हैं क्या है इस मुर्दे की डायरी में। शीना बोरा गुमशुदगी से पहले मुंबई मेट्रो में काम करती थी और जब 24 अप्रैल 2012 से उसने काम पर जाना बंद किया तो दफ्तर से उसके मोबाइल पर कॉल आने लगे। कई बार फोन की घंटी बजने के बाद शीना का फोन रिसीव हुआ और दफ्तर को बताया गया कि वो नौकरी छोड़ रही है क्योंकि अब वो विदेश जाने वाली है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये फोन इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बनकर रिसीव किया था और उसी ने शीना के विदेश जाने की बात भी की। शीना के दफ्तर से शीना को कहा गया कि वो इस्तीफे की बाबत ईमेल कर दे। 3-4 दिनों के बाद शीना की ईमेल अकाउंट से मुंबई मेट्रो को इस्तीफे के लिए मेल किया गया। ये ईमेल भी इंद्राणी मुखर्जी ने ही शीना के अकाउंट से भेजे थे और खास बात ये है कि इस्तीफे का ईमेल तैयार करने के लिए इंद्राणी ने अपने कर्मचारी को शीना का फर्जी दस्तखत तैयार करने को कहा था और ये फर्जी मेल तैयार करने के लिए इंद्राणी मुखर्जी और उस स्टाफ के बीच 21 बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ। राहुल मुखर्जी शीना के सबसे करीब थे, लिहाजा इंद्राणी को डर था कि राहुल उसकी खोज खबर ले सकता है। लिहाजा शीना के मोबाइल से राहुल को एक के बाद एक 6 मैसेज किए गए। मसलन, मैं यूएस जा चुकी हूँ, प्लीज मेरा पीछा मत करो। अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, प्लीज मुझे फोन और मैसेज मत करना, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बात समझ में आ रही है? मैं अमेरिका में हूँ, मुझे कोई नया मिल गया है, मैं उसके साथ खुश हूँ और अब मेरी तुम में कोई रुचि नहीं है। मैं उसके साथ यूएस में ही सेटल हो रही हूँ। ईमेल, मैसेज और फोन ऑन था शीना की मौत के बाद भी, लिहाजा किसी को इस बात का शक नहीं हुआ कि शीना की मौत हो चुकी है। लेकिन अब मुंबई पुलिस इन्हीं ईमेल, मैसेज और फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर शीना के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नित नए खुलासे हो रहे हैं मर्डर मिस्ट्री में और इसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल यहां लगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मुस्लिम समुदाय से भेदभाव की बात करते हुए मोदी सरकार से इस गलती को सुधारने की अपील की है। हाशिए पर मुसलमान सियासी, माशी, समाजी सतह के हाशिए पर है और उनकी औसत हालत मुल्क के तारीखी तौर पर तस्लीम शुदा। हुकूमत जिम्मेदार, अदम शमूलियत और इम्तियाजी रवैये बशमूल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी हुकूमत और उसके अवामल की कोताही का नतीजा है। हुकूमत ठीक करे हालात,
उन्हें हुकूमत ही को ठीक करना है। ये काम फौरी तौर पर अंजाम देना होगा और इसके लिए मुनासिब आलात तैयार करने होंगे। क्या देश के मुसलमानों की हालत ऐसी है? लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के मुताबिक भारतीय मुसलमानों की हालत इससे परे नहीं है और मुसलमानों की इस हालत के लिए उपराष्ट्रपति सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुसलमान सियासी, माशी, समाजी सतह के हाशिए पर हैं और उनकी औसत हालत मुल्क के तारीखी तौर पर तस्लीम शुदा महरूमी, अदम शमूलियत और इम्तियाजी रवैये बशमूल तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में नाकामी हुकूमत और उसके अवामल की कोताही का नतीजा है। उन्हें हुकूमत ही को ठीक करना है। ये काम फौरी तौर पर अंजाम देना होगा और इसके लिए मुनासिब आलात तैयार करने होंगे। उपराष्ट्रपति ने ये बात मुस्लिम संगठनों के शीर्ष फोरम ऑल इंडिया मजलिस-ए मुशावरात के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान कही। उनके मुताबिक भारतीय मुसलमानों के सामने सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण, राजकीय संपत्ति में समान हिस्सेदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्ष हिस्सेदारी सरीखे मुद्दे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को दूर करने की बात कही है। सबका साथ सबका विकास का सरकारी नस्बुलैन काबिल सताइश है। इसके लिए अव्वलीन शर्त यह है कि हस्ब ज़रूरत इस्बाती इक़दाम उठाए जाएं ताकि एक मुश्तरका नक्ता आगाज़ और मतलूबा रफ्तार से सब में शाना बशाना चलने की सलाहियत को यकीनी बनाया जा सके। देश में करीब 14% यानी 18 करोड़ की आबादी मुस्लिम है। इंडोनेशिया के बाद भारत मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की हालत पर चिंता जता रहे हैं और इसमें जल्द ही सुधार की उम्मीद जता रहे हैं ताकि भारत में मुसलमानों का अनुभव ऐसा हो जो दूसरे देशों के लिए मॉडल बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर मुसलमानों की स्थिति और अधिकारों को लेकर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू ने जहां इसे लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोदी सरकार से बेहतरी की उम्मीद जताई। इस सरकार का सबको साथ सबका विकास करने का, पर आज हो क्या रहा है? भेदभाव हो रहा है और ये भेदभाव केंद्रीय सरकार के स्तर से हो रहा है, उसके मंत्रियों के स्तर से हो रहा है, उसके सांसदों के स्तर से हो रहा है और ये बात आम होती जा रही है। उनके निशाने पर तो जो माइनॉरिटी है वो तो खास तौर से उनके निशाने पर है। सिर्फ नारे से सबका साथ सबका विकास कहने से नहीं होगा, ये दिखना भी चाहिए, ज़मीन पर नज़र भी आना चाहिए। आज जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय, वो अपने आप को बिल्कुल एक तरह से अकेला महसूस कर रहा है। अभी जिस तरह की मोदी सरकार इस वक्त में जिस तरह का एक माहौल, एक वातावरण बनता चला जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूं कि चीजें आगे बेहतर होंगी। क्योंकि अभी बहुत जल्द है, क्योंकि आज इसकी बुनियाद रखी जाएगी तो आने वाले वक्त में उसके आपको रिजल्ट दिखेंगे। देश के नए गृह सचिव राजीव महर्षि का इस पद तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस दिन उनको रिटायर होना था उसी दिन मोदी सरकार ने उनको बड़ा तोहफा दिया। आइए देखते हैं महर्षि के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर। देश के नए केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव महर्षि की कार्यशैली के कायल होकर न केवल उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया है, बल्कि देश का गृह सचिव भी बना दिया। राजीव महर्षि की महारत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जानते थे और अटल बिहारी सरकार में अरुण जेटली के राजीव महर्षि ने लॉ एंड जस्टिस और कंपनी अफेयर्स मंत्रालय में भी काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राजीव महर्षि की तैनाती लॉ एंड जस्टिस और कंपनी अफेयर्स मंत्रालय में की थी। कंपनी अफेयर्स मंत्रालय में ऑनलाइन कंपनियों के पंजीकरण की शुरुआत राजीव महर्षि की ही देन है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के साथ साथ राजीव महर्षि ने इन्वेस्टर के हितों का भी पूरा ख्याल रखा। शांत स्वभाव के राजीव महर्षि ने वित्त सचिव रहते हुए विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर वित्तीय सुधार के लिए RBI के गवर्नर तक को नहीं बख्शा। राजीव महर्षि 1978 बैच के राजस्थान कैडर के IAS हैं। ग्लासगो से MBA हैं महर्षि। महर्षि को राजस्थान जमीन कानून में सुधार का जनक माना जाता है। फेमस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर और राजीव महर्षि का जन्मदिन एक ही दिन है।
ग्लासगो से MBA राजीव महर्षि ने अपने सफलता के झंडे हर तैनाती में गाड़े। लो प्रोफाइल रहने वाले महर्षि के वित्त सचिव रहते हुए किए गए सुधार देश के फाइनेंस सेक्टर में नजीर बन गए, जिसका असर आने वाले सालों में भी देखा जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव रहते हुए वसुंधरा राजे के इस महारथी ने लेबर लॉ, लैंड लॉ को आम आदमी के हितों में लागू कराया। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए वसुंधरा राजे ने हमेशा ही राजीव महर्षि पर भरोसा किया। वसुंधरा राजे के भरोसे को कायम रखते हुए राजीव महर्षि ने राजस्थान में सोलर एनर्जी से लेकर सड़कों के निर्माण तक में PPP मॉडल का बेहतर इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से राजीव महर्षि गृह सचिव रहते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। विराट सेना ने श्रीलंकाई शेरों को उसकी माद में घुसकर करारी मात दी और 22 साल बाद इतिहास रच दिया है। दरअसल श्रीलंका को जीत के लिए 386 रन बनाने थे, लेकिन मेजबान टीम 268 रन पर ढेर हो गई और इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। The final wicket, Amit Mishra win the googly. That's why you need leg spinners against tailenders because they're not able to. 22 साल का सूखा खत्म, सपना साकार, जीत ली लंका। 2 साल बाद जीती टेस्ट सीरीज। ये तस्वीरें खुद ब खुद टीम इंडिया की जीत की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोहली आर्मी ने लंका में कुछ खास कर दिखाया है। टीम इंडिया ने 22 साल पहले जो कारनामा किया था, उसे कोहली आर्मी ने 2015 में दोहराते हुए 22 साल का सूखा खत्म कर नया इतिहास लिख डाला है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत टीम इंडिया के लिए एक नए युग के समान है, क्योंकि जब से सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट से विदाई ली, मानो टीम इंडिया जीतना ही भूल गई। लगभग 2 साल बीत गए जब टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीत का स्वाद चखा हो। वेस्टइंडीज के खिलाफ नवंबर 2013 में जीती थी सीरीज, लेकिन अब कोहली एंड कंपनी ने श्रीलंका में डंका बजाकर टीम इंडिया की जीत की प्यास भी बुझा दी है। असल में यंगिस्तान के लिए टेस्ट में बेस्ट देकर श्रीलंका को उन्हीं की मान में मात देना बेहद मुश्किल था। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका दौरे पर आए थे। टीम का कप्तान भी नया नवेला था, मैनेजमेंट भी नया था। टीम इंडिया के पास कोई फुल टाइम कोच नहीं था, यानी अनुभव की कमी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया की हुंकार, कोहली और रवि शास्त्री के ललकार काम आई और इस विकेट के साथ यंगिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया जो सौरव गांगुली की सेना, राहुल द्रविड़ के रणवीर नहीं कर पाए। दीपांशु मदान, ETV स्पोर्ट्स। आशिकी का गाना धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना का नया वर्जन लॉन्च हो गया है। इस गाने में राहुल राय की जगह ऋतिक रोशन है, जबकि सोनम कपूर ने अनु अग्रवाल का स्थान लिया है। टी सीरीज के मालिक और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने गाने के नए वर्जन को अपने पिता गुलशन कुमार को समर्पित किया है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अपने समय में इस गाने ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आज भी इस गाने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन टी सीरीज के मालिक और प्रोड्यूसर भूषण कुमार इस रोमांटिक सॉन्ग को नए अंदाज में पेश करना चाहते थे। सो किया और इसकी वजह भी उन्होंने बताई। It's for my father. It was his favorite song and I wanted to do it in his memory, and instantly he said yes to it,
and I'm very, very thankful to him. He agreed to be a part of such a great song, which is loved by my father all his life, which was. इस गाने से जुड़ने से ऋतिक रोशन और सोनम कपूर किस कदर उत्साहित हैं, आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। With a contribution to cinema, very few will ever be able to achieve or touch, is absolutely the most one of the most inspiring journeys that we have in our histories. But it's nice, right? When like a really good-looking, charming, you know, funny, nice guy, I think that's an operative word, is romancing you, even if it's like fake and on screen. It feels good. इस गाने से यो हनी सिंह भी अपने फैंस को अपना नया अवतार दिखाने जा रहे हैं, जो शायद उनके ऑडियंस के दिल में धीरे-धीरे उतर जाए। रितेश श्रीवास्तव, मुंबई, ईटीवी न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। Ooh.